Please subscribe buttons and press bell icons for latest updates. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनु बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस क्लासेस में जो है वो हम स्टडी करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। आगे का टॉपिक वो है आपका माइटोसिस। लास्ट वीडियो में जो है वो मैंने सेल साइकिल के बारे में पढ़ाया था आपको। तो सेल साइकिल वाला जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप अगर उसको स्टडी करना चाहें तो वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। कौन सा टॉपिक? माइटोसिस। लास्ट वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में मैं आपको बताई थी कि सेल डिवीजन होता क्या है। तो कल मैं आपको बताई थी कि कोई भी सेल, ठीक है, जब वो डिवाइड होता है, डिवाइड होना मीन्स कि दो भाग में बंटना। कोई भी सेल जब दो भाग में बंटता है तब हम उस प्रोसेस को कह देते हैं सेल डिवीजन। यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, वो टूट के दो भागों में बट गया और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है माइटोसिस एंड दूसरा होता है आपका मियोसिस। दूसरा कौन सा होता है? मियोसिस होता है। माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में जो है वो एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि मियोसिस में जो है वो एक सेल से चार सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कितने सेल्स का? 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। लास्ट टाइम ही मैं बताई थी कि जिस सेल में डिवीजन होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? पेरेंट सेल। जिस सेल में डिवीजन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरेंट सेल। एंड जिस सेल में डिवीजन होकर नया सेल्स का फॉर्मेशन होता है, न्यू सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं डॉटर सेल। आपको पता ही है कि जो भी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? पेरेंट सेल से होता है। पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि मियोसिस में एक सेल से जो है वो चार सेल्स का फॉर्मेशन होता है। पहला डिफरेंस ये हो गया माइटोसिस एंड मियोसिस में। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि माइटोसिस में जब भी डिवीजन होता है तो उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2n नंबर में हो, तो जो डॉटर सेल्स, पेरेंट में अगर 2n नंबर में क्रोमोसोम्स है तो डॉटर सेल्स में भी जो है वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। यानी कि सेल के कंटेंट में डिवीजन तो होता है लेकिन उसके क्रोमोसोम्स नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आती है। जो भी पेरेंट में क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वही सेम टू सेम जो है वो किसमें होता है? डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स नंबर होता है। इसलिए हम लोग माइटोसिस को एक अनदर नेम से बुलाते हैं, उसका नाम है क्या? इक्वेशनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन? इक्वेशनल डिवीजन मीन्स कि बराबरी का डिवीजन। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। पेरेंट सेल और डॉटर सेल में कोई भी भेदभाव नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। जो भी कंटेंट पेरेंट सेल में होता है सेम वही कंटेंट जो है वो किस में होता है? डॉटर सेल में होता है। अब नेक्स्ट आते हैं मियोसिस में। तो मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस में क्या होता है कि अगर पेरेंट सेल में, पी सेल में जो है अगर 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो जो डॉटर सेल्स है इन डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाता है। 2n है तो डॉटर सेल में क्या हो जाएगा? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सपोज यहाँ पे 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता पेरेंट सेल में, मियोसिस के केस में, तो डॉटर सेल्स में जो है वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी कि जो भी क्रोमोसोम्स नंबर पेरेंट सेल में होगा उसका जस्ट हाफ जो है वो क्रोमोसोम्स नंबर किस में होगा? डॉटर सेल्स में होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको मियोसिस को क्या कहते हैं? अनइक्वेशनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन? अनइक्वेशनल डिवीजन। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है वो डिवीजन बराबरी का
नहीं हो रहा है। यहाँ पे सेल कंटेंट और भी जो होते हैं उनका तो बराबर डिवीजन हो जाता है, लेकिन जो क्रोमोसोम्स नंबर होता है वो क्रोमोसोम्स नंबर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। ये बिल्कुल जो क्रोमोसोम्स नंबर पेरेंट में उसके जस्ट हाफ जो है वो क्या होते हैं, डॉटर सेल्स में हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये डिफरेंसेस है, या फिर हम बता दें कि जो डेफिनेशन है वो यही है माइटोसिस का, एंड डिफरेंसेस इन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस का यही होता है। ये दो मेन पॉइंट होते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस के डिफरेंसेस में, जिसको आप हमेशा याद रखिएगा। पहला कि सिंगल पेरेंट सेल से माइटोसिस में 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, मियोसिस में पेरेंट सेल से 4 सेल्स के फॉर्मेशन होते हैं। दूसरा डिवीजन होता है कि माइटोसिस के केस में पेरेंट सेल में अगर जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वही सेम टू सेम किस में होता है, डॉटर सेल में होता है। जबकि मियोसिस में जो है वो जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं उसके जस्ट हाफ जो है वो किस में होते हैं, डॉटर सेल में होता है। एक और थर्ड पॉइंट होता है डिफरेंसेस, वो याद करिएगा। थर्ड पॉइंट के डिफरेंसेस क्या होता है कि ये जो होता है वो वेजिटेटिव सेल्स में होता है। ये डिवीजन यानी कि माइटोसिस डिवीजन जो होता है वो वेजिटेटिव सेल्स में होता है, जबकि मियोसिस डिवीजन जो है वो किस में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। किस में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में डिवीजन होता है। तो 3 पॉइंट हमेशा माइंड में रखिएगा मियोसिस एंड माइटोसिस के डिफरेंसेस में। चलिए आगे मैं बताती हूँ आपको। तो आगे मैं बताती हूँ माइटोसिस के बारे में। अब मैं माइटोसिस के डिटेल स्टडी के बारे में बताऊंगी कि माइटोसिस में एक्चुअली होता क्या क्या है। ठीक है, माइटोसिस के प्रोसेस में कौन कौन से माइटोसिस में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि माइटोसिस में क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि माइटोसिस को स्टडी करने के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइटोसिस को स्टडी करने के लिए। कौन कौन से 4 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो है आपका प्रोफेज। दूसरा फेज है वो है आपका मेटाफेज। तीसरा फेज जो है वो है आपका एनाफेज, एंड चौथा फेज है जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है माइटोसिस को डिटेल स्टडी करने के लिए। एक और चीज मैं बता दूं कि सेल के जो कंपोनेंट होते हैं, कंटेंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मैं जब सेल पढ़ा रही थी उसी समय आपको बताई थी कि सेल के आउटर बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो कंटेंट होते हैं, फ्लूइड मटेरियल होता है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, अब इस प्रोटोप्लाज्म में जो है वो एक और सबस्टेंस पाया जाता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कह देते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो जब भी सेल का डिवीजन होता है तो सेल के डिवीजन में ये न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है एंड ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है। इस रीजन को साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये वाले रीजन को। ठीक है, तो जब भी डिवीजन होता है तो सेल के न्यूक्लियस में भी डिवीजन होता है और सेल के साइटोप्लाज्म में भी ये डिवीजन होता है। तो जो डिवीजन सेल के न्यूक्लियस में होता है उस डिवीजन को हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, एंड जो डिवीजन सेल के साइटोप्लाज्म में होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सेल के न्यूक्लियस में जो डिवीजन होता है उसको कैरियोकाइनेसिस, एंड सेल के साइटोप्लाज्म में जो डिवीजन होता है उसी को हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो एक्चुअल में मैं यहाँ बता दूं कि ये जो 4 पार्ट हैं वो कैरियोकाइनेसिस के ही हैं। जो चारों पार्ट ये दिख रहे हैं वो सारे जो है वो कैरियोकाइनेसिस के हैं। ये चारों डिवीजन जो होता है वो कहाँ होता है,
सेल के न्यूक्लियस के अंदर ही ये चारों डिवीजन होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं माइटोसिस 2 स्टेप में, कौन कौन सा, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है वो फर्दर डिवाइड होके 4 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, वो कौन कौन सा है आपका, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, 4 पार्ट में। तो अब एक एक करके हम देखेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज को समझाने के लिए एक यहाँ रफ डायग्राम बनाती हूँ सेल का। ये सेल है, सेल का प्लाज्मा में, उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है। ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर मैं बताई थी कि 4 कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के 4 कंपोनेंट होते हैं, कौन सा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद से न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद से न्यूक्लियोलस एंड एट लास्ट क्रोमैटिन थ्रेड। यहाँ पे 2 चीज बताती हूँ, बाकी दोनों को स्टडी करना होगा तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे न्यूक्लियस है, वहां से स्टडी कर लीजिएगा। 2 चीज बताती हूँ यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड क्रोमैटिन थ्रेड के बारे में। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के आउटर बाउंड्री को हम लोग क्या कह देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को जो है वो हम लोग क्या कह देंगे, क्रोमैटिन थ्रेड। इसको हम लोग क्रोमैटिन थ्रेड कह देंगे। तो होता क्या है कि प्रोफेज में सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो ये होता है कि जो क्रोमैटिन थ्रेड होता है, क्रोमैटिन थ्रेड क्या होता है कि थिक एंड स्मॉल हो जाता है, यानी कि मोटा और छोटा हो जाता है, और एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें उस समय माइक्रोस्कोप से दिखाई दे देता है। क्रोमैटिन थ्रेड जो है वो काफी पतला होता है और हमें माइक्रोस्कोप से जनरली दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो उस समय क्या होता है कि क्रोमैटिन थ्रेड जो है वो छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है, तो उस समय हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। यानी कि प्रोफेज स्टेज में जब हम सेल को देखेंगे तो उस समय जो है वो माइक्रोस्कोप से हमें क्रोमैटिन थ्रेड या फिर कह ले कि क्रोमोसोम्स दिखाई देगा। जब क्रोमैटिन थ्रेड स्मॉल एंड थिक हो जाता है तो उस समय जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कह देते हैं, क्रोमोसोम। यानी कि क्रोमैटिन थ्रेड से क्रोमोसोम्स अपीयर होने लगते हैं किस स्टेज में, प्रोफेज स्टेज में। पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर ये होता है कि जो भी सेल के जो भी न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर होने लगते हैं। डिसअपीयर हो कैसे, डॉटेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं होता है, डिसअपीयर हो कैसे, डॉटेड स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, यहाँ पे डिसअपीयर होने लगता है। तो दूसरा कंडीशन क्या हो गया यहाँ पे, दूसरा कैरेक्टर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता है। उसके बाद से सेल के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो भी क्या होने लगते हैं, डिसअपीयर होने लगते हैं। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर, कौन कौन से चीज डिसअपीयर होते हैं, न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद से सेल ऑर्गेनेल डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक और चीज यहाँ पे न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस जो है वो सेल के अंदर एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ठीक है, ये भी राउंडेड स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस भी जो है वो प्रोफेज स्टेज में क्या होता है, डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो
तीन चार कैरेक्टर हो गए प्रोफेज के। पहला कि जो क्रोमेटिन थ्रेड होता है वो क्रोमेटिन थ्रेड स्मॉल एंड थिक हो जाता है और क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आ जाता है, और उस समय हम जो है वो माइक्रोस्कोप से इसको इजीली देख सकते हैं। दूसरा कैरेक्टर होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होता है, डिसअपियर होने लगता है। तीसरा कैरेक्टर क्या होता है कि सेल ऑर्गेनेल जो है वो डिसअपियर हो गया, तीन। और चौथा एट लास्ट जो है वो न्यूक्लियोलस जो है वो भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। कंप्लीट डिसअपियर नहीं होते, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चार कैरेक्टर हुआ यहाँ पे। आगे चलते हैं मेटाफेज के कंडीशन में। ओके, तो मेटाफेज स्टेज पे आते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, फिर एक डायग्राम मैं बनाती हूँ मेटाफेज स्टेज में, वो ये है। ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर ये न्यूक्लियस का आया है, ठीक है, वो न्यूक्लियस में क्या यहाँ था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। एंड दूसरा क्या था कि क्रोमोसोम्स का फॉर्म, क्रोमेटिन थ्रेड क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो मेटाफेज स्टेज में कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। क्या होता है, कंप्लीटली डिसअपियर जब हो जाता है तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स इस साइटोप्लाज्म में जो है वो पूरी तरह से फैल जाता है। इसको मैं एक एग्जांपल के बेसिस पे आपको समझा दूं कि आपको घर में जो है 2 4 10 लोग जितने भी सदस्य हैं घर के, उन सब लोगों को जो है वो एक रस्सी में एक साथ बांध दिया जाता है, और बांधा जाता है कुछ देर के लिए नहीं, 24 घंटे के लिए उनको एक रस्सी में बांध दिया जाता है। तो बांधने के बाद से उनके मन में यही बेचैनी रहता है कि कब ये रस्सी खुले और हम कब बाहर, यानी कि इधर उधर भटके, ठीक है। तो जैसे ही रस्सी खुलती है वैसे ही 10 लोग 10 दिशा में भागते हैं, कुछ अपना जो भी काम होता है वो करने के लिए 10 दिशा में भागते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उसको बांध के एक जगह रखता है कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक जगह बांध के उसको रखता है, ठीक है। तो एक जगह जब बांधे रखा है कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रोमोसोम्स को, तो वही जब समाप्त हो गया, वही डिसअपियर हो गया, तो क्रोमोसोम्स क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र हो गया तो उसको आसपास के जितने प्लेस मिलेंगे उस सारे प्लेस में वो फैल जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रोमोसोम्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपियर होते ही मेटाफेज स्टेज में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड कर जाते हैं, फैल जाते हैं, क्योंकि उनका एरिया इतना ही है ना, यहाँ एक मेम्ब्रेन पाया जा रहा है अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, स्प्रेड कर जा रहे हैं। तो उसके बाद से स्प्रेड करने के बाद से क्रोमोसोम्स जो है वो सेंटर पोजीशन पे आ जाते हैं। क्रोमोसोम्स कहाँ आ जाते हैं, सेंटर पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स सेल के सेंटर पोजीशन पे आ जाते हैं। ये सेल का सेंटर पोजीशन है। डिफरेंट कलर से मैं आपको दिखा दूं जिससे आपको इजीली विजुअल हो जाए, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स ये क्या है, क्रोमोसोम्स। क्या हुआ मेटाफेज स्टेज में, जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हुआ, कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। एंड कंप्लीटली डिसअपियर होने के कारण जो क्रोमोसोम्स है वो सेल के सेंट्रल पोजीशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये एक बात क्लियर हुआ। दूसरा जो है, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है एंड न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ था। मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो दो कैरेक्टर हो गया, एक ये कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाता है कंप्लीटली मेटाफेज स्टेज में, एंड क्रोमोसोम्स जो है वो उस कंडीशन में क्या होते हैं, सेल के इक्वेटर पे आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा कंडीशन की जो भी सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियोलस है वो क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में कौन कौन सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
गोल्गी बॉडी, जितने भी हैं सेल ऑर्गेनेल, लाइसोसोम, जो सब आपको याद हो सब सेल ऑर्गेनेल यहाँ इंक्लूडेड कर सकते हैं। सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। यानी कि मेटाफेज स्टेज में दो ही कंटेंट रह जाता है सेल में, कौन कौन सा, एक तो सेल का साइटोप्लाज्म एंड दूसरा जो है वो कौन सा, क्रोमोसोम्स रह जाता है। अब आगे मैं बताती हूँ आपको एनाफेज। तो एनाफेज पे आते हैं। एनाफेज पे आने से पहले मैं आपको एक चीज और, सेल साइकिल मैं आपको बता दूं पहले। सेल साइकिल में 4 फेजेस थे। कौन कौन से फेजेस थे, G1, S, G2 एंड M फेज। M फेज में अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो एम फेज से पहले, एम फेज जब हो जाता था तो G1 फेज में सेल जो है वो रेस्ट करता था। एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता था, ठीक है। तो मैं बता दूं कि क्रोमोसोम्स जो है एस फेज के पहले कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। यानी कि उसके पास 2 ही आर्म होते हैं, डायड के कंडीशन में होता है, ठीक है। तो एस फेज से पहले G1 फेज में क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं। एस फेज में क्या होता है कि डीएनए का सिंथेसिस होता है और उस कंडीशन में जो है ये टेट्राड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इसके पास 4 आर्म हो जाते हैं एस फेज में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं बताई थी लास्ट वीडियो में कि डीएनए एस फेज में क्या होता है कि डीएनए से डीएनए का सिंथेसिस होता है। यानी कि 2 आर्म से यहाँ पे 4 आर्म्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेटाफेज स्टेज तक जो है वो क्या होता है, क्रोमोसोम्स 4 आर्म्स के कंडीशन में होता है। यही 4 आर्म्स तो जाता है ना एम फेज स्टेज में। तो मेटाफेज कंडीशन में डीएनए क्या होता है, 4 आर्म्स के कंडीशन में होता है। आगे अब मैं बता दूं कि होता क्या है एनाफेज में। एनाफेज में क्या होता है कि जब इक्वेटर पे जब क्रोमोसोम्स होते हैं वो टेट्राड के कंडीशन में होते हैं, यानी कि 4 आर्म होते हैं। तो वहां पे क्या होता है एनाफेज में, इक्वेटर पे ही ये 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाते हैं सेंट्रोमियर से। ये सेंट्रल रीजन सेंट्रोमियर है जिससे चारों आर्म अटैच्ड होते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर से ही जो है ये चारों आर्म 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और सेपरेट होके अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। ठीक है, दोनों अपोजिट पोल की तरफ चले गए डिवाइड होके। तो यहाँ पे एक चीज आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ भी 2 आर्म दिख रहा है, यहाँ भी 2 आर्म दिख रहा है। यहाँ पे 2 आर्म मैं इसलिए दिखाई हूँ कि जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन फिर भी मैं आपकी स्टडी के लिए आपको इजी बनाने के लिए यहाँ पे 4 आर्म बना सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4 आर्म, 4 आर्म्स, थोड़ा दिक्कत होता है 4 आर्म्स बनाने में, ठीक है। तो 4 आर्म हो गए। 4 आर्म एनाफेज स्टेज में क्या हुआ, चारों आर्म जो है वो बीच से सेंट्रोमियर से, ये कौन सा रीजन है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से जो है वो क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है और अपोजिट पोल की तरफ चला जाता है। तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। एक मेटाफेज में बनता है, मेटाफेज से ये बनता है कि कौन सा ऐसा फेज है, माइटोटिक डिवीजन का कौन सा ऐसा फेज है जिसमें क्रोमोसोम्स सेंटर पे चले जाते हैं। तो किस फेज में सेंटर पे जा रहे हैं, एनाफेज के कंडीशन में क्रोमोसोम सेंटर पे जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि माइटोटिक डिवीजन का कौन सा ऐसा फेज है जहां पे जो है क्रोमोसोम स्प्लिट होता है। स्प्लिट मीन्स टूटना, बीच से टूट गए, ठीक है। स्प्लिट होके अपोजिट पोल की तरफ चला जाता है। तो कौन सा ऐसा फेज है, एनाफेज फेज है जिसमें क्रोमोसोम स्प्लिट होके अपोजिट पोल की तरफ चला गया। यहाँ तक कंप्लीट एनाफेज। अब लास्ट बचा है कौन सा, टीलोफेज। आगे देखते हैं टीलोफेज। टीलोफेज स्टेज में मैं बता रही हूँ, यहीं पे बता दे रही हूँ टीलोफेज स्टेज। टीलोफेज स्टेज में क्या होता है कि वापस से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है
यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया था, यहाँ वापस से जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होता है, रीअपियर होने लगता है अपोजिट पोल पे। अपोजिट पोल पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगता है, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर कि जो भी सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर हुए थे प्रोफेज में, वो सारे सेल ऑर्गेनेल जो है वो रीअपियर होने लगते हैं टीलोफेज के केस में। सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर हुए थे प्रोफेज के केस में, वो सारे रीअपियर होने लगते हैं टीलोफेज के कंडीशन में। तो दो कैरेक्टर हुए टीलोफेज के, पहला कौन सा कैरेक्टर हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, रीअपियर होने लगता है अपोजिट पोल पे, एंड सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो फर्दर रीअपियर होने लगता है टीलोफेज के केस में। तीसरा कैरेक्टर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स, जो क्रोमेटिन थ्रेड थिक एंड स्मॉल हो गया था, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में हो गया था, वो फर्दर जो है वो थिन एंड लार्ज हो जाते हैं, मीन्स कि पतले और लंबे हो जाते हैं, और फिर से जो है वो क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में आ जाते हैं, कुछ ऐसे हो जाते हैं फर्दर। हो गया। और फिर एक और कैरेक्टर कि जो न्यूक्लियोलस वहां पे प्रोफेज के केस में जो है वो डिसअपियर हुआ था, वो न्यूक्लियोलस फिर से फर्दर जो है यहाँ पे रीअपियर हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रोफेज एंड टीलोफेज दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। कैसे, सबसे पहला कैरेक्टर क्या हो रहा था प्रोफेज में कि क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, कैसे, थिक एंड स्मॉल होके। जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि थिन एंड लार्ज हो जाते हैं, पतले और मोटे हो जाते हैं, और किस फॉर्म में तब दिखते हैं हमें, क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में दिखते हैं। पहला अपोजिट कैरेक्टर। दूसरा अपोजिट कैरेक्टर कि यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा था, एंड यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, रीअपियर होता है। ओके। तीसरा कैरेक्टर कि यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल जो है वो डिसअपियर हो रहा था, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, रीअपियर होने लगता है। चौथा कैरेक्टर कि यहाँ पे न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा था, यहाँ पे न्यूक्लियोलस क्या हो रहा है, रीअपियर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर प्रोफेज आप याद कर ले तो टीलोफेज इजिली याद हो जाएगा, या फिर टीलोफेज याद कर ले तो प्रोफेज इजिली याद हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डिफरेंसेस किस में होता है, मेटाफेज एंड एनाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम सेंटर पोजीशन पे आता है, एंड एनाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स स्प्लिट करके दो पार्ट में डिवाइड होकर अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। यहाँ पे आपका कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ, कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन ओनली कंप्लीट हुआ। अब आगे आपको मैं बताती हूँ साइटोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियस का डिवीजन जब कंप्लीट हो जाता है तो न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद से जो सेल के मेम्ब्रेन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इनर साइड में ऐसे फोल्डेड हो जाते हैं, कुछ ऐसे फोल्डेड होके फरो लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे फोल्डेड होके फरो लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, एंड एट लास्ट जो है वो न्यूक्लियस के साथ दो अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, दो अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं डॉटर सेल। यहाँ पे आपका सेल साइकिल का एम फेज कंप्लीट हुआ, दो प्रोसेस में, एक साइटोकाइनेसिस, एक कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो गया। सेल दो सेल यानी कि एक सिंगल सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो और एक और चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि कभी कभी कुछ सेल्स में क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस तो हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियस दो पार्ट में तो डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं और एक ही सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं मल्टी न्यूक्लियर सेल, यानी मल्टी मीन्स क्या कहते हैं उस कंडीशन को, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है। एक सेल में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, लेकिन
साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, तो न्यूक्लियस जो फॉर्म होंगे वो सेल के साइटोप्लाज्म में ही तो रहेंगे, अलग से वो डिवाइड हो नहीं रहा, साइटोप्लाज्म का तो अलग होगा नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होते हैं वो कई सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं एक सिंगल सेल में, एंड उस सेल को हम लोग कह देते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। मल्टी मीन्स होता है मेनी, एंड न्यूक्लिएटेड मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी कि कई न्यूक्लियस एक सेल में होता है, उसको हम लोग कह देते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। इसका एग्जाम्पल जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का वो है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। ठीक है, कोकोनट का जो एंडोस्पर्म होता है उसमें जो है वो क्या होता है, वो सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होता है। तो यहाँ पे माइटोसिस आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे मैं बता दूं इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। सिग्निफिकेंस ये होता है कि जो भी ग्रोथ होता है एनिमल्स में या प्लांट में, ठीक है, तो वो ग्रोथ कौन से डिवीजन की वजह से होता है, माइटोटिक डिवीजन के वजह से ही जो है वो एनिमल्स एंड प्लांट में ग्रोथ होता है। यानी कि एनिमल या प्लांट अपने साइज में इंक्रीजमेंट माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ही करता है। दूसरा जो है वो मैं बता दूं आपको कि जब भी इंडेंजर्ड टिश्यूज यानी कि एक्सीडेंट हो गया या फिर हमारा कोई अंग कट गया, तो वहां पे जो है पर्टिकुलर प्लेस पे माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसकी वजह से हमारा सेल वापस से रिपेयर हो जाता है। ये इसके माइटोटिक डिवीजन के सिग्निफिकेंस होते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगी सेल डिवीजन का लास्ट पार्ट मियोसिस। आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Please subscribe buttons and press bell icons for latest updates.